Assalamualaikum viewers, welcome to your channel Keys. The topic which we will discuss in our today's lecture is not only restricted to chemistry but it is also used in criminology and psychology, as we will also discuss about the biological basis of any certain kind of behavior that may also criminal behavior or any psychological behavior or any certain kind of actions that are directed towards the environment and caused due to the any certain kind of mutation, any certain kind of DNA structures, the formation of protein and any disturbance in the protein formation, the structure of hormones, furthermore the quantity of hormones, as a result of which any certain kind of behavior uh, can be produced by a human. तो ये जो है ना, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अहम और मुमदो मुआविन कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर्स टू. तो स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा. तो सबसे पहले मैं आपको बाउंड के बारे में बताती हूँ. तो बाउंड की अगर हम डेफिनेशन लिटरल मीनिंग्स में देखें तो बेसिकली ये एक अग्रीमेंट होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि दो इंडिविजुअल्स को आपस में जोड़ के रखती है. इसकी एग्जांपल मैं डेली लाइफ में इस तरह से देती हूँ. अच्छा, मैं आज की वीडियो में ना काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ की एग्जांपल जो है ना बताऊँगी, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो चीज़ हमने खुद मुशाहिदा की होती है उसको याद रखना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल वन. तो अगर हम बाउंड की डेफिनेशन लिटरल मीनिंग की थोड़ी सी एग्जांपल लें डेली लाइफ में से, तो हम देखते हैं निकाह जब हो रहा होता है तो उसमें एक प्रॉपर एग्रीमेंट के ऊपर हमें साइन करना पड़ता है, डीड ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर. वो जो डीड ऑफ एग्रीमेंट है वो फर्दर हमारी जो अज़दवाजी एक रिश्ता होता है उसको जोड़ कर रखता है. ठीक है, तो वो भी बेसिकली एक्ट होता है हमारा एज अ बाउंड. ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, डोंट यूज़ इट इन योर पेपर्स. तो फर्दर हम अगर साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो अ केमिकल बाउंड इज़ बेसिकली एनी सर्टन काइंड ऑफ interaction within atoms, within molecules, intermolecules और intramolecules. ठीक है, और इसकी वजह से जो एक चीज़ होती है, कोई भी सब्सटेंस होता है, वो फिज़िकली यूनाइट रहता है और एक ख़ास शक्ल या एक ख़ास जो स्ट्रक्चर या कंपोजिशन को रिटेन कर पाता है. ठीक है, तो बाउंड जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स. और केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक वाटर, सॉलिड्स लाइक NaCl, gaseous states like oxygen and ozone, and any further different matters like plasma and all. तो इसके अंदर हम जो बाउंड का कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं आप चाहती हूँ कि आप अपने जो जहन है ना उसमें खुबा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्दर हम बात करेंगे अबाउट द मेजर्स टाइप. तो मैंने यहाँ पे दो सब डिवीजन किए हैं on the basis of the strength. ठीक है, first one is the strong type of bound and second one is the weak type of bounds. If we talk about the strong types of bound, there are two major strong types of bound. First one is the ionic bound, second one is the covalent bound. The ionic bound is the most strongest type of the bound as compared to the other ones. और उसके बाद अगर हम वीक बाउंड्स की बात करें तो उसमें मेटेलिक बाउंड आता है. फर्दर हमारी जो है हाइड्रोजन बाउंड आता है, जिसके अंदर सबसे जो मेजर एग्जांपल है वो हमारी पानी की आती है हाइड्रोजन बाउंड में. और इसके अलावा एक सर्टन काइंड ऑफ इंटरेक्शन भी आती है जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस. वो भी बहुत ज़्यादा अहम होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड द जंक्शंस ऑफ डीएनए. तो बात करते हैं इनके बारे में. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द आयनिक बाउंड. तो जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ बाउंड है. अब आयनिक बाउंड की अगर मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट दूँ ना आपको, तो अगर कोई जो है ना एटम में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो रहा हो, कम्प्लीटली लिया जा रहा हो या कम्प्लीटली दिया जा रहा हो इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे जो बाउंड बनेगा वो होगा आयनिक बाउंड. ठीक है, इसकी डेली लाइफ एग्जांपल इस तरह से देते हैं कि अगर कोई एक मुफलिस शख्स है और वो आपके पास आता है इमदाद के लिए, आप उसको 100 रुपये का एक नोट देते हो. ठीक है, कंसिडर दिस 100 रुपये का नोट एज एन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आपने वो 100 रुपये का नोट कम्प्लीटली उसे दे दिया. आपने ये तो नहीं कहा चलो 100 रुपया मैं डालती हूँ, 100 रुपया तुम डालो, ठीक है मिल के हम लोग कुछ डालते हैं अपने घर में. ऐसा तो नहीं ना कहा, आपने कम्प्लीटली अपना 100 रुपया उसे दे दिया. तो यहाँ पे जो बाउंड बिटवीन यू पीपल इज़ द आयनिक बाउंड. ठीक है, जब कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गया, कम्प्लीटली दे दिया या कम्प्लीटली ले लिया है, तो यहाँ पे जो बाउंड बनेगा इट इज़ द आयनिक बाउंड. अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट, या फिर जो घर के अंदर नमक इस्तेमाल होता है उसकी. तो सोडियम क्लोराइड
के अंदर हम देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सोडियम का एक क्लोरीन का है। अब जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है ना, अगर हम उसकी बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के अंदर ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और जो क्लोरीन है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उसके वैलेंस शेल के अंदर। अब न्यूट्रल या स्टेबल होने के लिए क्या करना, उसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना। 2 रूल्स होते हैं, एक डुप्लेट रूल होता है, एक ऑक्टेट होता है। डुप्लेट रूल के अंदर हम के शेल को पूरी तरह से फिल करते हैं, के शेल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पहला बाहर वाला जो शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। अगर आखिरी शेल की हम बात करें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑक्टेट रूल्स का कंप्लीट होना चाहिए। अब इस केस के अंदर हम देखें तो क्लोरीन को 1 चाहिए 8 को कंप्लीट करने के लिए, और सोडियम को क्या चाहिए 7 चाहिए 8 को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन सोचेगा, अच्छा मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा कि मैं 7 को लूज़ कर दूँ, या फिर ये ज़्यादा आसान होगा किसी से एक ले लूँ। ठीक है, तो जब वो ये चीज़ सोचेगा एज मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, तो वो क्या करेगा, वो सोडियम के पास जाएगा, उसको कहेगा भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। सोडियम उसको कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देगा उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे जो बाउंड बनेगा वो आयनिक होगा। अब क्लोरीन का जो आखिरी शेल है वो तो 8 कंप्लीट हो गए, वो स्टेबल हो गया। अब आते हैं हम सोडियम के ऊपर। सोडियम के आखिरी शेल में था 1 इलेक्ट्रॉन। उसने सोचा कि अच्छा अब मैं क्या करूं, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये ज़्यादा इजी होगा कि मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे दूं, या ये ज़्यादा इजी होगा कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन जाके इकट्ठे करूं। तो यहाँ पे उसने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है, तो वो उसने अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो उठाकर क्लोरीन को दे दिया। अब इस तरह की इंटरेक्शन जो होगी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, काफ़ी मजबूत होगी, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। कभी आप कोशिश करें नमक को घुलाने की, आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। उसकी वजह यही है कि इनके जो एटम्स के दरमियान बाउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हम हीट की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम आयनिक बाउंड की बात करें तो आयनिक बाउंड हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स एंड द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोवेलेंट बाउंड की। कोवेलेंट बाउंड जो होता है ना वो हमारा बनता है शेयरिंग से। ठीक है, कोई चीज़ शेयर करके रह रहा हो ना तो वो कहते हैं कि हमारा कोवेलेंट बाउंड है। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि लाहौर की जो सिटी है ना, इसमें घरों का जो रेशियो है ना वो बड़ा कम है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि या तो कभी कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना शुरू हो जाते हैं, लाइक पोर्शंस डिवाइड करके, या फिर अपना जो एक पोर्शन होता है वो रेंट आउट कर देते हैं। अब वो एक घर के अंदर रहते हैं स्टेबल होने के लिए। ठीक है, एक घर के अंदर रह रहे हैं और उस घर को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंसिडर दिस घर एज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो घर है वो शेयर हो रहा है या इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे जो बाउंड बना इज़ द कोवेलेंट बाउंड। ठीक है, कोवेलेंट बाउंड का फ़ायदा क्या होता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4 हैं, ठीक है, या फिर कुछ स्टेट्स के अंदर हमें ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी एक तीसरे एटम को मिल जाए जिसकी शेयरिंग से उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, तो वहाँ पे वो प्रेफर करता है कोवेलेंट बाउंड को बनाने में। कोवलेंट बाउंड की खासियत की हम बात करें तो ये भी बेशक स्ट्रॉन्ग बाउंड है, लेकिन आयनिक के कंपैरिजन, अगर हम आयनिक बाउंड से इसका कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन होता ये भी स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए भी अच्छी वाली एनर्जी चाहिए होती है इसको तोड़ने के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ कोवलेंट बाउंड्स होते हैं, लाइक सिंगल कोवलेंट बाउंड, डबल कोवलेंट बाउंड, ट्रिपल कोवलेंट बाउंड, और इसके अलावा पोलर इंटरेक्शंस या नॉन पोलर इंटरेक्शंस भी आती हैं। सबसे कॉमन टाइप ऑफ एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री में डिस्कस करूँ तो इट इज़ द बाउंड बिटवीन वाटर। ठीक है, उसमें भी कोवलेंट बाउंड होता है, या फिर 2 मॉलिक्यूल्स लाइक H2 की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें भी जो बाउंड है वो हमारा कोवलेंट बाउंड है। हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने तस्वीर लगाई हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसे। वो क्या करेगी, दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर जाके एक पेयर बना लेगी और शेयरिंग कर लेगी। पहली हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, दूसरी हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। अब क्या होगा कि इन दोनों के जो आखिरी शेल हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, तो जब पहले वाले का इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा तो वो दूसरे के अंदर से जब गुजरेगा तो पहले वाले को ऐसा फील होगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेज़ होती है, बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं। और जब दूसरे वाला हाइड्रोजन है उसको भी इसी तरह फील होगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और ये अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे, न्यूट्रल महसूस करेंगे, और एज अ रिज़ल्ट ये एक सही तरह जो सर्वाइवल है उसको अटेन कर सकेंगे। फर्दर आता है हमारा मेटेलिक बाउंड। ये थोड़ा वीक किस्म का बाउंड होता है जो बनता है ज़्यादातर मेटल आइंस के दरमियान। अब मेटेलिक बाउंड वैसे हमारा यूज़ तो नहीं होता इन क्रिमिनोलॉजी एंड साइकोलॉजी, बट यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसलिए मैं बताती हूँ। अगर हमारे पास कोई मेटल आइन है, सॉरी मेटल शीट है, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, तो वहाँ पे क्या है, उसके ऊपर सपोज करें कि धूप पड़ी है उस मेटल शीट पे। अब जो मेटेलिक बाउंड की हम बात करें तो उसमें कौन से एटम होंगे, ऑब्वियसली मेटल के एटम्स होंगे। और मेटल के एटम की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो ये होती है कि ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, बहुत बड़े बड़े शेल्स होते हैं इनमें, और जो इनका न्यूक्लियस और जो आखिरी शेल का जो इंटरेक्शन होता है उनके दरमियान जो एक कशिश होती है वो बहुत कम होती है। इसके लिए बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ या फिर गेन करवाने के लिए, ठीक है। अब सूरज की रोशनी पड़ी, कितनी थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक्ट किया एज अ रेडिएशन। वो रेडिएशन प्रोवाइड करेगी फर्दर एनर्जी आखिरी इलेक्ट्रॉन को, और उसको निकाल बाहर करेगी फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये पूरी शीट के अंदर घूम रहा है और इसके ऊपर किसी का कोई लगाम नहीं है, कोई जोर नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन का। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जहाँ दिल करता है ये वहाँ मूव करता है। कभी ये एक एटम से निकल के दूसरे में जाता है, दूसरे से निकल के तीसरे में जाता है, और जब ये दूसरे से निकल के तीसरे में या तीसरे से निकल के पहले में जाता है तो यहाँ पे जो ये इंटरेक्शन या बाउंड या जोड़ बना रहा है इसको हम मेटेलिक बाउंड कहते हैं। काफ़ी वीक टाइप ऑफ बाउंड होता है और इसको तोड़ना बहुत आसान होता है, ठीक है। वजह मैंने आपको बता दी है कि साइज़ एटम का बहुत बड़ा होता है और जो कशिश होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए इसको जो थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है अपने एटम से बाहर निकलने के लिए। आखिरी जो बाउंड की मैं बात करूँगी इट इज़ द हाइड्रोजन बाउंड। तो ये भी एक सर्टन जो है ना काइंड ऑफ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाउंड ही हम देखते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये ना आयनिक बाउंड बना रहे होते हैं ना कोवलेंट बाउंड बना रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिकली अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है ना हमारे पानी के अंदर सबसे जो मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ एग्जांपल लगती है ना मुझे वो पानी है, उसके अंदर हाइड्रोजन बाउंड बनता है। अब ये जो हाइड्रोजन बाउंड है वो किस तरह से बनेगा, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है ज़्यादातर। किस तरह से कि हाइड्रोजन जो है, अगर हम पानी के एग्जांपल लें तो ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये ऑक्सीजन जो है एक मॉलिक्यूल का और हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का, ठीक है। पानी के अंदर कोवलेंट बाउंड है, लेकिन अब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अब बाउंड बन रहा है, दो एटम्स के दरमियान नहीं बन रहा, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बाउंड बन रहा है। पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, और ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और इसलिए जो इसके दरमियान जब ये आपस में एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो इनमें एक छोटा सा वीक सा बाउंड बन जाता है, तो ये वीक बाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बाउंड है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन बाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द डॉटेड लाइंस, ठीक है। और इसके अंदर जो इंटरेक्शन होती है ना उसको हम कहते हैं ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल इन अ सेंस कि दो पोल्स है ना, दो पोल्स का मतलब डाई का मतलब दो और पोल्स का मतलब पोल्स, तो डाइपोल इंटरेक्शन इसके अंदर आएगी। अगर हम क्रिमिनोलॉजी या फिर साइकोलॉजी की बात करें तो हमारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा यानी कि डीएनए और साथ में प्रोटीन्स, इनके स्ट्रक्चर के दरमियान जो बाउंड होता है ये हाइड्रोजन बाउंड होता है। और ये हाइड्रोजन बाउंड इतना ज़रूरी और इतना यूनिक होता है कि इसके बगैर हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हेलिकल बन ही नहीं पाता, और जो प्रोटीन है वो अपना स्ट्रक्चर अटेन ही नहीं कर पाती। तो ये ज़िंदगी को मेंटेन या सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ना दो चीज़ों में आगे, एक तो डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए पानी भी तो चाहिए, और पानी में भी कौन सा बाउंड है, हाइड्रोजन बाउंड। तो ये मेरे ख्याल से सबसे जो मोस्ट मुझे जो अप्रोप्रिएट बाउंड लगता है फ्रॉम ओनली फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू,
वो है हाइड्रोजन बाउंड, ठीक है। बाकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं निगलेक्ट नहीं कर रही उनकी इंपॉर्टेंस को। और इसके बाद भी क्या है कि अगर हम ये बाउंड ना हो तो पानी जो है ना वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही जो है ना लिक्विड की जगह सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगा, सॉरी गैशियस स्टेट में पहुंच जाएगा। सॉरी फॉर दिस सिमेंटिक एंड द लिंग्विज्म, जो एरर्स आ रहे हैं ना मेरे मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सॉरी फॉर डैट। तो इसके लिए ज़रूर मैं माजरत करूँगी। तो हाइड्रोजन बाउंड जो है ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है, ये चीज़ याद रखनी। इससे पहले जितने भी हमने बाउंड्स पढ़े हैं ना, ये एटम्स के दरमियान पढ़े, ये आखिरी बाउंड है जो हमारा मॉलिक्यूल के दरमियान पड़ता है। अच्छा, अब आखिरी बात जो है ना मैं यहाँ पे जो करना चाहूँगी वो है हमारा अबाउट दी वेंडर वॉल्स फोर्सेस, ठीक है। अब वेंडर वॉल फोर्सेस कौन सी होती है हमारी फोर्सेस, तो ये भी जो है ना मॉलिक्यूल के दरमियान एक्चुअली बन रही होती हैं। अब इसमें क्या है कि हमारा जो दो इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसमें छोटी सी वीक सी एक फोर्स आती है जो उन मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती है, जिसकी वजह से एक शेप अटेन होती है, ठीक है। और इसमें जो इंटरेक्शन आती है ना ये हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बाउंड में डाइपोल इंटरेक्शन हम उस तरह से नहीं कहते, बट इसमें जो है ना डाइपोल इंटरेक्शन वहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, बट जो एक्चुअली यूज़ होती है ना वो वेंडर वॉल फोर्सेस के अंदर हम डाइपोल इंटरेक्शंस को यूज़ करते हैं। और उसकी वजह से जो हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं ना ये आपस में जुड़े रहते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ पॉजिटिव टू द रीजन ऑफ नेगेटिव, और इसकी वजह से फर्दर हमारी जो शेप होती है वो एक प्रॉपर अटेन हो पाती है। तो यहाँ पे एंड करते हैं, सॉरी फॉर द टूडेज मिस्टेक्स। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। होप फॉर द बेस्ट फ्रॉम यू पीपल।